घड़ी जो आज हमने प्रोग्राम संजोया था राघव गर्ग और विजया जी पारिक ने वीर सावरकर जन्मोत्सव के एक दिन पहले, तो सनातन वैदिक संस्कार ट्रस्ट और सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के प्लेटफॉर्म पर बहुत अलग अलग सी आज चीजें होने वाली जो पहली बार होंगी, और उसमें पहली चीज है नाट्य मंचन। तो एक नाटक के द्वारा किस तरह से वीर सावरकर का चित्रण किया जाएगा, और इसके लेखक हैं जाने माने नाटककार लेखक जयवर्धन और निर्देशक है डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा। तो मुझे मेरे हाथ में एक ब्रोशर है, और जो नाटककार है उन्होंने क्या लिखा है और जो निर्देशक है उन दोनों की उनके भाव को मैं पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद आपके सम्मुख होंगे वो कलाकार जो काफी महीनों से मेहनत कर रहे हैं इस खास नाटक के लिए। जयवर्धन कहते हैं कि काफी समय से मैं सावरकर के जीवन संघर्ष पर नाटक लिखने के लिए प्रयत्नशील था। महीनों पढ़ता रहा, सावरकर द्वारा लिखित साहित्य को पढ़ा और महानुभावों को भी पढ़ा। दुविधा की स्थिति में विकिपीडिया को भी खंगाला। सावरकर के अथाह साहित्य के साथ यशवंत गोपाल भावे, रविंद्र भट्ट, हरींद्र श्रीवास्तव और चंद्र प्रकाया कौशिक की पुस्तकों को भी पढ़ा। तो सावरकर के संपूर्ण जीवन को एक नाटक में समेटना बहुत दुरूह कार्य है। तो हर घटना अपने आप में पूर्ण है और मंच पर अल्पावधि में प्रस्तुत करने के लिए कई वर्षों की घटनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। निर्देशक डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा कहते हैं कि भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान सपूतों के योगदान को जन जन तक ले जाने की श्रृंखला में यह नाटक काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, और भारत माता के महान सपूत वीर सावरकर जी के जीवन संघर्ष और दर्शन को नाट्य के रूप में मंच पर प्रस्तुत करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। इससे पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित नाटक अग्निपथ और मालूक संस्कृति का भी हमने मंचन किया है। तो स्वतंत्र विनायक दामोदर सावरकर के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विनम्रता से बिना किसी भेदभाव के प्रस्तुत करने का प्रयास इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से किया गया है। तो डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा निर्देशक है इस नाटक के, और एक बार मैं फिर आभार प्रकट करूंगा विजया पारिक जी और राघव गर्ग जी, सनातन वैदिक संस्कार ट्रस्ट और सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान ने, जिन्होंने ये मंच दिया, और इस मंच पर ये अभूतपूर्व प्ले होने जा रहा है। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा और उनकी पूरी टीम का। काल पुरुष एक ऐसा नाट्य मंचन जो आपको बरसों तक याद रहेगा। माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ना, तड़मड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। जय हो स्तुते श्री
नमस्कार, मैं रावजी कृष्ण पागे मित्र मंडली नासिक के सदस्यों के साथ साथ फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से पधारे सावरकर क्लब के सदस्यों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब अवगत हैं, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम प्यार से तात्या कहते हैं, इनके सुझाव पर आज अभिनव भारत का गठन किया गया है। हम सब अभिनव भारत के सदस्य के रूप में आज शपथ लेंगे। अभिनव भारत का एकमात्र उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति। अब मैं विनायक दामोदर सावरकर से उनके उद्बोधन के लिए आग्रह करूंगा। मित्रों, जन्म मरण शाश्वत है। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनता है तो कोई बैरिस्टर बनता है, कोई अपना सपना पूरा करता है तो कोई अपने माता पिता का सपना पूरा करता है। धन अर्जित करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना ही अधिकांश लोगों का एकमात्र लक्ष्य होता है। इस कर्तव्य का पालन होना चाहिए, मगर अपने और अपने परिवार के अलावा हमारा अपने समाज और देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के लिए अभिनव भारत की कल्पना की गई है। पराधीनता में सांस लेते लेते अब दम घुटने लगा है। अब अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की आग प्रज्वलित करने के लिए हुंकार भरने की आवश्यकता है। स्वराज्य मांगने से नहीं मिलता, बल्कि साधिकार छीनना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, शस्त्र उठाकर युद्ध करना पड़ता है। अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। आपका पूरा परिवार कोप भाजन बन सकता है, कारावास भी हो सकता है। ये सब सहकर जो स्वतंत्र देवी का स्तुति गान करना चाहते हैं, आगे बढ़े और इस अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लें। यह अग्निकुंड नहीं, स्वातंत्र कुंड है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि देश की स्वतंत्रता हेतु सशस्त्र क्रांति के लिए तन मन से तत्पर हूं। मैं सशस्त्र क्रांति करते हुए मारते मारते मरते दम तक लड़ूंगा। जो जोत जलाई क्रांति की वो जोत नहीं बुझने देंगे। क्रांति के हैं अमर दूत, ये रथ अब ना रुकने देंगे। लेते हैं धरती की शपथ, इस पथ से ना डगमग होंगे। आंधी अंधड़ तूफानों से पीछे ना अपने पग होंगे। पराधीनता में जीने से मर जाना अच्छा होगा। क्रांति यज्ञ में आहुति से अमर सपूत सच्चा होगा। आजादी का परचम ये कभी नहीं झुकने देंगे। जो जोत जलाई क्रांति की वो जोत नहीं बुझने देंगे। क्रांति के हैं अमर दूत, ये रथ अब ना रुकने देंगे। मैं नरसोपंत केलकर आज विजयदशमी के इस पवित्र अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ ही पलों में आदरणीय तिलक जी को लेकर विनायक दामोदर सावरकर यहां बस आने वाले होंगे। तब तक मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूं। साथियों, अंग्रेजी राज हम देशवासियों को बांटना चाहता है। आपने सुना होगा कि बंगाल विभाजन का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके विरोध में हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आगे का कार्यक्रम अभिनव भारत के सदस्य शिवरामपंत प्रांत जी बताएंगे। साथियों, बंगाल को लेकर हम चिंतित हैं। वहाँ के लोगों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। इसके लिए हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हम आज विदेशी कपड़ों की होलिका जलाना चाहते हैं। विदेशी कपड़े पहनकर हमारी सोच और हमारा रहन सहन भी दास्तापूर्ण विदेशी होता जा रहा है। अब हमें
विदेशी का त्याग करना है और स्वदेशी को अपनाना है। एक सुझाव आया था कि विदेशी कपड़ों को जलाने की बजाय जरूरतमंदों को दे दिया जाए, लेकिन इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। विरोध का यह सही तरीका नहीं है। अवरोध के बिना विरोध कैसा? इसलिए आज विजयदशमी के दिन हम विदेशी कपड़ों को अग्नि के हवाले करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! परम आदरणीय लोकमान्य जी का अभिनव भारत की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समय समय पर आपका अमूल्य मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आदर्श हैं, तो चाफेकर बंधु मेरी प्रेरणा है, जो सीना तान कर मुस्कुराते हुए देश के स्वाभिमान के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उस समय देश प्लेग जैसी महामारी से गुजर रहा था। चाफेकर बंधुओं को महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की हीरक जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जश्न नागवार लगा। उन्होंने तो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर सरकार को बताया कि मौत क्या होती है और मातम क्या होता है। फांसी से पहले चाफेकर बंधुओं से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने कहा, पूना की इसी जेल में लोकमान्य तिलक जी हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें लोकमान्य जी से मिलवाया गया। जाते समय तिलक जी ने उनके हाथ में गीता थमा दी और कहा, शुभास्ते पंथान संतु। हंसते हुए दोनों भाइयों ने मृत्यु को गले लगाया और देश के ऋण से मुक्त हो गए। हमें भी ऋण उतारना है, अपने जीवन को अर्थ देना है। आखिर ये देश किसका है? हमारा है। यहाँ की संपदा किसकी है? हमारी है। फिर इस देश पर किसका अधिकार होना चाहिए? हमारा अधिकार होना चाहिए। साथियों, परतंत्रता का व्यवस्था गान बहुत हो चुका। अब हमें स्वतंत्रता का यशोगान गाना है और सरकार को सत्ता मत से जगाना है। विदेशी कपड़ों की होली उसी ओर बढ़ाया गया एक कदम है। अब मैं परमादरणीय लोकमान्य से आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द बोलने का अनुरोध करता हूं। आप जैसे युवाओं का उत्साह मुझे खींच लाया। सच बताऊं तो मैं आशंकित था कि कहीं आयोजन बच्चों का खेल न बनकर रह जाए। 2-4 लोग इकट्ठा होकर कुछ कपड़े जलाएंगे और ये घटना प्रतीक मात्र बनकर रह जाएगी। लेकिन युवाओं का जन समूह और उत्साह देखकर मैं अभिभूत हूं। पूरी की पूरी बैलगाड़ी विदेशी कपड़ों के ढेर से लदी पड़ी है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज विजयदशमी के दिन यहां पूना में ही नहीं बल्कि नासिक में भी अभिनव भारत द्वारा विदेशी कपड़ों का दहन किया जा रहा है। तात्या, तुम एक अच्छे वक्ता ही नहीं बल्कि संगठन और कुशल नेतृत्व की क्षमता भी रखते हो। आज इस अभूतपूर्व होली का प्रकाश यहां पूना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैलेगा। गगनचुंबी लपटों की आंच सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार जागेगी। हिंदुस्तान में उठी है अंग्रेजों के विरोध की प्रथम चिंगारी है। इसकी दाहकता थोड़े ही दिनों में इंग्लैंड तक पहुंचेगी। युवा साथियों, अपने इस जोश को आजादी के पागलपन से जोड़ दीजिए। आज देश को आप जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है। आज के नायक विनायक दामोदर सावरकर है। मैं आपके साथ हूं। मेरी इच्छा है कि आज विदेशी कपड़ों के दहन का कार्य सावरकर के हाथों से हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
बीए करने के बाद एलएलबी करने के लिए तुम बंबई चले गए हो। जी। विदेशी कपड़ों की होली के बाद फर्गुसन कॉलेज ने तुम्हें छात्रावास से निकालकर अच्छा नहीं किया था, जबकि परीक्षा सिर पर थी। मैंने केसरी में लिखा था कि ये हमारे गुरु नहीं हैं, कम से कम ऐसे गुरुओं को जो अपने छात्रों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते, अपने आप को गुरु नहीं कहना चाहिए। जी, केसरी में मैंने आपका लेख पढ़ा था। फिर उनकी भी व्यवस्था थी, सब सत्ता से बंधे होते हैं। सही कह रहे हो। कभी कभी सत्ता के प्रति विश्वसनीयता दर्शाने की होड़ में लोग बहुत कुछ अनर्गल कह जाते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं। तात्या, तुम्हारे उस कदम से बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। देश की अखंडता के लिए यही हितकर होगा। तात्या, तुम जैसे युवा के मुंह से भारत की स्वतंत्रता और अखंडता की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। देखना, आने वाला कल हमारा होगा। कल हम अवश्य स्वतंत्र होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। पूरा देश अगर एक साथ उठ खड़ा होगा तो स्वतंत्रता मिलकर रहेगी। तात्या, अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताओ। मैं नासिक जिले के भगूर का रहने वाला हूँ। अन्ना दामोदर पंत सावरकर जमींदार थे, बाद में जमींदारी जाती रही। मैं 7 साल का था तभी आई राधाबाई स्वर्ग सिधार गई थी। 16 साल का था तभी अन्ना भी छोड़कर चले गए। हम 3 भाई हैं और एक बहन मैनाबाई है। बड़े भाई गणेश साहब, जिन्हें सब बाबा राव कहते हैं। मैं विनायक दामोदर सावरकर, सब तात्या राव नाम से पुकारते हैं। छोटे भाई का नाम नारायण राव है, घर में सब उसे बाला कहते हैं। मेरी पत्नी का नाम यमुना बाई है और मेरे पुत्र का नाम प्रभाकर है। आज तुमसे विधिवत परिचय हुआ। अब एलएलबी के बाद आगे क्या करने का विचार है? आगे की शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। इंडियन सोशलिस्ट में ऐसे 2 भारतीय युवकों को छात्रवृत्ति देने की सूचना है जो उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहते हैं। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। भारतीय छात्रों को रहने के लिए इंडिया हाउस में व्यवस्था भी है। इस छात्रवृत्ति के लिए आपका संस्तुति पत्र चाहिए। ये रहा मेरा आवेदन। स्वतंत्र देश की नाड़ी है, राष्ट्र की श्वास है। बचपन से लेकर इस क्षण तक मैंने यदि सपने देखे हैं तो सिर्फ स्वतंत्रता के। जागृत अवस्था में भी यदि कुछ विचार किया है तो स्वतंत्रता का। देश स्वतंत्र न होने से होने वाली हानि और उस स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने की चिंता, यही मेरे चिंतन का विषय और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वाह, बहुत सुंदर। तात्या, देख लेना, पंडित श्यामजी कृष्ण तुम्हारा ही चुनाव करेंगे। इंडिया हाउस भारतीय गतिविधियों का केंद्र है। तुम्हारे कहने पर मैं पत्र अवश्य लिख रहा हूं। हालांकि तुम्हें मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। विदेशी कपड़ों की होली के बाद तुम्हें सब जानने लगे। लो पढ़ो, देखो कोई त्रुटि तो नहीं है। अरे भाई, जोर से पढ़ो जरा, मैं भी तो सुनूं। इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्रों की संभावित भीड़ को देखते हुए आपका ध्यान एक विशिष्ट आवेदक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये तेज तर्रार युवक है विनायक दामोदर सावरकर। स्वदेशी कार्यों में उसका उत्साह अद्वितीय है। इसी के चलते उसे फर्ग्यूसन कॉलेज के अधिकारियों का कोपभाजन भी बनना पड़ा। धन्यवाद। अब मैं चलना चाहूँगा। तात्या, देख लेना, तुम निश्चित विदेश जाओगे। जाओ, जाकर तैयारी करो। मेरी कामना है कि तुम जल्दी बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटो और देश के लिए अपना योगदान दो। तात्या, मैं जानता हूं तुम एक सच्चे राष्ट्रभक्त हो, फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। वो एक अलग ही दुनिया है जो संपन्नता और सत्ता के मत से चकाचौंध है। वो शासक हैं, हम शोषित हैं। वो अमीर हैं, हम गरीब हैं। स्मरण रखना, उन्होंने हमें प्रताड़ित किया है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली मातृभूमि के वैभव को लूटा है। हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया है। हमारी एकता को तहस नहस किया है। वहां की चकाचौंध में अपनी मातृभूमि को मत भूलना। उस सत्ता के सामने कभी झुकना मत। मन में कभी हीन भावना उपजे तो बस यही सोचना कि उस राजा के मुकुट में जो कोहिनूर जड़ा है वो तुम्हारा अपना है। वहां तुम्हारा आचार अंग्रेजों जैसा हो, तो विचार शुद्ध भारतीय होना चाहिए। जाओ, यशस्वी हो। नीमत सीने
यशु, सुबह सुबह निकलना है, खाना पीना जरा जल्दी कर लेना। खाना तैयार है, यमुना और मैंने मिलकर कर लिया है। तात्या कहाँ है? बाहर गए हैं। जाते समय बस इतना कहा कि यशु भाभी अभी आता हूँ। तात्या मित्र मंडली से मिलने गए हैं। कह रहे थे कि लंदन जाने से पहले अपने मित्रों से तो मिलाऊं। बाला, ये तेरे हाथ में क्या है? गीता है, तात्या ने रखने के लिए कहा है। क्या क्या ले जाएगा ये? एक एक करके किताबें बढ़ती ही जा रही है। तात्या को चाहे खाना मत दो, बस किताबें दे दो। अपना तात्या जल्दी ही बैरिस्टर बन जाएगा। पहली बार कोई दामोदर सावरकर खानदान का 7 समुद्र पार जा रहा है। अन्ना के निधन के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सिर पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो आ गई थी। बाला, तू भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। जी। यमुना को भी यहीं बुला लो। यमुना, काम हो गया हो तो तुम भी यहीं आ जाओ। सुनिए, तात्या को ले जाने के लिए कुछ खाने पीने का सामान रख दूं? यशु भाभी, तात्या हिमालय पर नहीं लंदन जा रहे हैं। वहाँ के लोग भी खाना खाते हैं। हाँ, पर घर का सामान घर का ही होता है। आओ, थोड़ी देर हम लोगों के साथ भी समय बिता लो। कल तुम भी अपने मायके चली जाओ। प्रभाकर सो गया? जी। अरे वाह, आज तो पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। बस तुम्हारी ही कमी थी। मैना दीदी भी आ गई होती तो कितना अच्छा होता। मैना से मिलना चाहता था, पर क्या बताएं, बहू, मामा के यहाँ, ससुराल, सबसे मिलने में समय ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला। चलो, जो रह गया वो रह गया, कोई बात नहीं। पढ़ाई खत्म करके फिर अपने देश ही आना है, क्यों देवर जी? बिल्कुल। अन्ना होते तो आज बहुत खुश होते। तात्या, पढ़ाई के साथ साथ तुमने अपने देश के लिए जो सोच रखा है उसको करते रहना। विदेश में भी अपना संगठन बनाओ। अभिनव भारत को यहाँ मैं संभालता हूँ। बाबा, तुम्हारा साथ मिलता रहा तो स्वतंत्रता का काम कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। यहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए बाला भी तो है। बाला, तुम्हारा पठन पाठन कैसा चल रहा है? जी, ठीक चल रहा है। सुबह शाम व्यायाम किया करो, ठीक है? या पढ़ लिख कर बाबू बनना है? देखो, पढ़ो ज्ञान के लिए और जियो देश के स्वाभिमान के लिए। जी। चलो, अभी बहुत काम है। बाला, तुम भी आना। क्या हुआ? उदास क्यों हो? मेरे विदेश जाने से खुश नहीं हो? सच बोलूं, हाँ। आपके विदेश जाने से खुश नहीं हूं। कारण? आप दूर जा रहे हैं। और? आप जिस तरह से देश, आजादी और क्रांति की बात करते हैं, उससे डर लगता है। अरे, मैं वहाँ अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। रोजी रोटी के लिए दुनिया परदेश जाती है। हाँ, मगर आप सब लोगों की तरह नहीं हैं। आप सबसे अलग हैं। अलग? कैसे सबसे अलग हूँ? जरा बताओ तो। आप भी सदैव कहते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, जानवर भी अपना पेट पाल लेते हैं। कभी दूसरों के लिए जियो, कभी देश के लिए मरकर देखो। 7 समुद्र पार परदेश में आपको कुछ हो गया तो मुझ अबला का क्या होगा? विनायक दामोदर सावरकर की धर्म पत्नी अबला कैसे हो सकती है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, पीठ पर बंधा दुर्मुआ दामोदर, दुर्गा बनकर जून की तपती दोपहरी में शत्रुओं का संहार कर रही थी। यमुना भाई, महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लो। अबला नहीं, वीरांगना बनो। और रही बात मेरी, तो मुझे कुछ नहीं होगा। और लौट के नहीं आए तो? लंदन बैरिस्टर बनने जा रहा हूँ। गोरी मैम से बिहार रचाने नहीं जा रहा हूँ। बिहार रचाइएगा, तब भी लौट के जरूर आइएगा। अच्छा, तो फिर भय किस बात का है? अगर आपको अगर किसी कारण से मेरी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें सती होने की आवश्यकता नहीं है। जीते जी मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बिना मैं पहाड़ सा जीवन कैसे काटूंगी? प्रभाकर का क्या होगा? यमुना, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, व्यवहारिक बात करूँ। कीजिए। देखो, पहली बात तो ये कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर कुछ हो जाता है, मान लो मृत्यु ही हो जाती है, तो तुम पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो। आप जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। इसीलिए पहले मैंने तुमसे पूछा था, और तभी मैंने। आपने ये बात कही कैसे? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी ही पत्नी रहूंगी।
मरूंगी भी तो आपकी पत्नी के रूप में। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया था। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामजी किशन वर्मा चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। उन्होंने इस बारे में भी गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह जड़ से उखाड़ा जा सकता है। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं, अभी तो भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई थी, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में ये पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। इस पुस्तक में उन्होंने सनसनीखेज और खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। अधिकांश इतिहासकारों ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सिपाही विद्रोह या अधिकतम भारतीय विद्रोह कहा था। दूसरी ओर भारतीय विश्लेषकों ने भी इसे तब तक एक योजनाबद्ध राजनीतिक एवं सैन्य आक्रमण कहा था, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर किया गया था। यह पुस्तक सावरकर जी ने पीक वीक पेपर्स और स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुंचाई थी। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बारेट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। सावरकर, सावरकर। कौन? वीवीएस अय्यर। अरे अय्यर, आ जाओ। अरे बापट, तुम? सावरकर कहाँ? वंदे मातरम। वंदे मातरम। सावरकर मुझे रास्ते में मिले थे, कहीं जा रहे थे। मुझसे बोले कि तुम चलकर कमरे में बैठो, मैं अभी आया। कमरे की चाबी पकड़ाई और चले गए। इंडिया ऑफिस के ग्रंथालय गए होंगे। वहाँ अब क्या करने जाएंगे? 1857 का स्वातंत्र समर किताब तो कब की पूरी हो चुकी है। इटली के क्रांतिकारी जोसेफ मैजिनी के ऊपर जो किताब लिखी थी, उसकी 2000 प्रतियां प्रकाशित हुई थी। सुना है सबकी सब हाथों हाथ बिक गई। मैजिनी लोकमान्य तिलक को समर्पित की थी। सावरकर ने मैजिनी को जिस जोशीले अंदाज में लिखा है, उसको पढ़ते ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून सवार हो जाता है। देखना, 1857 का स्वातंत्र्य समर एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होगा। बिल्कुल, अंग्रेजों ने जानबूझकर उस महान क्रांति को, जिसमें हजारों वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सैनिकों का महज एक विद्रोह बताया था। 1857 की 50वीं वर्षगांठ पर यहाँ इंडिया हाउस में हम भारतीयों ने जो समारोह किया, वाकई आनंद आ गया। बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमद शाह और कुंवर सिंह पर सावरकर का वक्तव्य सुनकर तालियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीरों की जयघोष से पूरा इंडिया हाउस गूंज गया था। इस अवसर के लिए मैडम कामा ने पेरिस से अपना संदेश भेजा था। अच्छा बापट, तुमने बम बनाना किससे सीखा? एक रशियन से। पहले यहीं इंडिया हाउस में प्रयोग किया, अचानक एक दिन भड़ाम हो गया। फिर एक दिन यहीं दूर की सुनसान पहाड़ी पर सावरकर के साथ जाके विस्फोट किया।
आगे क्या करना है? करना है नहीं, कर दिया। सारी विधि लिखकर भारत भेज दिया। अब वहाँ काम शुरू हो गया है। आओ, कहाँ चले गए थे? वंदे मातरम। वंदे मातरम 1857 का स्वातंत्र समर भारत से प्रकाशित नहीं हो पाएगा। सरकार को इस पुस्तक के बारे में पता चल गया है। वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में छापे मारे जा रहे हैं। जर्मनी से देवनागरी लिपि में छिपी पुस्तक में बहुत त्रुटि है, इसलिए अंग्रेजी में रूपांतरित करके इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए किसी के हाथ हॉलैंड भेज दिया। हॉलैंड स्वतंत्र राष्ट्र है, वहाँ किसी तरह का अवरोध नहीं आएगा। और सुनाओ, क्या वार्ता चल रही थी? बम का प्रयोग और उसकी विधि को भारत भेजने के बारे में बता रहा था। बापट तो उद्घाटन के रूप में बम का पहला प्रयोग पार्लियामेंट हाउस में करना चाह रहे थे। क्या? फिर मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कुछ करने से पहले इंडिया हाउस के बारे में सोच लो। मेरा मानना है, जब तक प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया जाएगा ये सरकार नहीं जागेगी। मैं प्रत्यक्ष विरोध के पक्ष में नहीं। धरना, प्रदर्शन, रेल रोको, काम रोको, असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं होगा। सरकार के पास शक्ति है, साधन है, पलक झपकते आपको कुचल दिया जाएगा। गुप्त रूप से व्यवस्थित विरोध अधिक कारगर होता है। ऐसे में सरकार लाचार होती है क्योंकि उसको अपने शत्रु का पता नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लो, अधिकतर जगह आज़ादी की लड़ाई गुप्त संगठनों के द्वारा लड़ी गई है। मैं कल भी आया था, तुम नहीं मिले। कल हरनाथ सिंह के साथ लंडन टावर गया था। वहाँ के संग्रहालय में छत्रपति शिवाजी का बगनखा ढूंढ रहा था। बगनखा? उसे ढूंढकर तुम क्या करते? भाला था, किसी तरह अपने देश भेज देता, पर नहीं मिला। हाँ, टीपू सुल्तान की तलवार जरूर दिखाई दी। तलवार बहुत बड़ी थी, वरना उठा लाता। डकैतों ने हमारे धरोहर को यहाँ सजा रखा है। और आजकल नया क्या कर रहे हो? अभिनव भारत के सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं। मैं और बापट हर शनिवार रविवार को लंदन से बाहर अन्य शहरों में रहने वाले भारतीयों से मिलते हैं, उन्हें अभिनव भारत के बारे में बताते हैं और उनको अपने साथ जोड़ते हैं। अंग्रेजों की नाक के नीचे यहाँ इंग्लैंड में क्रांतिकारियों की पूरी फौज खड़ी कर दी है। आज ही भारत से शुभ समाचार मिला है। बताओ बताओ, क्या समाचार है? पर तुम दोनों चिल्लाना मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बापट, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। बम बनाने की विधि देश में प्लेग की तरह फैल गई है। जगह जगह धमाके हो रहे हैं। सच में? अरे वाह बापट, कमाल कर दिया। ये क्या बात है, मजा आ गया। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मिदनापुर के विस्फोट में सिर्फ 5 फीट गहरा गड्ढा हुआ था। उस गड्ढे में किसी अंग्रेज को दफना देना चाहिए था। ढाका के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एलन पर पिस्तौल चलाए गए। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया। विस्फोट की आवाज 3 मील दूर तक गई थी। दुखद समाचार यह है कि विस्फोट करने वाले दोनों युवक पकड़े गए। पहले युवक प्रफुल्ल चंद चाकी ने पिस्तौल से अपने आप को उड़ा लिया। दूसरे युवक ने सीना तान कर कहा, हाँ, प्रफुल्ल चंद के साथ मिलकर मैंने ही बम फेंका था। मेरा नाम खुदीराम बोस है। वाह! मित्रों, अब स्वतंत्रता अधिक दूर नहीं है। गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। मैजिनी और 1857 के स्वातंत्र समर पुस्तक के कारण सरकार को मुझ पर शक हो गया है। मेरा अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है। बैरिस्टर की डिग्री मुझे मिलने से रही क्योंकि मैं यहाँ के सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से रहा। मेरी निष्ठा गीता में और मेरे ईश्वर में है। मित्रों, मैं कुछ समय के लिए फ्रांस जा रहा हूँ। सावरकर लंदन से फ्रांस चले गए। एक रात के समय कड़कती ठंड में सावरकर घर की छत पर बैठे घर से आया पत्र दुखी मन से पढ़ रहे थे। तभी निरंजन बाबू वहां आते हैं और सावरकर के हाथ से पत्र लेकर पढ़ने लगते हैं। बड़े भाई साहब गणेश राव को अभिनव भारत में देशभक्ति की कविताएं छापने के लिए राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर आजन्म कारावास की सजा दी गई। अभिनव भारत के अनेक सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 7-8 दिन के तेज बुखार के चलते पुत्र प्रभाकर का निधन हो गया। निरंजन बाबू, जीना मरना जीवन है। दुख इस बात का है कि मैं पिता और पति के रूप में कुछ नहीं कर सका। लंदन आने की भाग दौड़ में पुत्र और पत्नी को समय नहीं दे सका। निरंजन बाबू ने उन्हें सूचना दी कि इंजीनियरिंग के छात्र मदनलाल ढींगरा ने
नेशनल इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में सैकड़ों लोगों के सामने सर कर्जन वायली को गोलियों से भून दिया। यह सुनकर सावरकर ने ढींगरा को भारत माता का सच्चा देशभक्त कहा और वापस लंदन जाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उनका मानना था, क्या मेरे वक्तव्य दूसरों को उकसाने के लिए थे? जिस राह पर मैं खुद नहीं चल सकता, उस पर दूसरों को चलने के लिए मैं कैसे कह सकता हूं? नेता का काम है आगे बढ़कर नेतृत्व करना, ना कि किसी भय से छिपकर बैठ जाना। हमारे लोग जान हथेली पर रखकर दुश्मन से लड़ रहे हैं, हंसते हुए फांसी पर चढ़ रहे हैं, और मैं नहीं। अपनी क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करने के लिए कल मुझे जाना होगा। जिसका डर था आखिर वही हुआ। मित्रों से विदा लेकर सावरकर पेरिस से लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर सीआईडी अधिकारी मैकॉर्थी और पार्कर सावरकर के इंतजार में खड़े थे। सावरकर को देखते ही पार्कर पिस्तौल को हाथ में लेकर सावधान हो गए। मैकॉर्थी ने आगे बढ़कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। राजद्रोह के अपराध में फरारी कानून के अंतर्गत सावरकर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट सर A.D. रिड्जन ने हिंदुस्तान भेजने का फैसला सुनाया। बंबई के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर पावर की विशेष निगरानी में सावरकर को मोरिया बोट से हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया गया। उधर सावरकर के मित्र इंग्लैंड या फिर रास्ते के किसी बंदरगाह से सावरकर को भगाने की फिराक में थे, मगर अंग्रेजी सरकार चौकन्नी थी। मोरिया विश्राम के लिए एक दिन फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर रुका। शिवाजी को आदर्श मानने वाले सावरकर के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। ये कौन सा बंदरगाह है? मार्सेलिस। यहाँ रुक क्यों गए? इंजन में कुछ खराबी आ गई है। कप्तान से जाकर कहो कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे आंदोलन का एक केंद्र फ्रांस में भी है। मेरे क्रांतिकारी मित्र मुझे भगाने के लिए कहीं यहाँ ना आ रुके। नीचे जा रहे हो तो मेरे लिए चाय और बिस्किट भेजने के लिए बोल देना। मुझे शौच जाना है। क्या हुआ? टॉयलेट गए। मैंने जाकर बता दिया, सब घबरा गए हैं। सारे लोग इंजन ठीक करने में जुट गए हैं। पता चला है कि ये आदमी काफी पढ़ा लिखा है, जल्दी ही बैरिस्टर बनने वाला है। अब बैरिस्टर बनना मुश्किल है, अब ये जेल में ही रहेंगे। बताओ भला, बैरिस्टर बनकर खूब पैसा कमाते, पता नहीं कैसे क्रांति का भूत सवार हो गया। सर कुछ गाते रहिए जिससे हमें तसल्ली रहे कि आप अंदर हैं। रोशनदान के सामने गाउन टांग दिया है जिससे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये साहब जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण है। टॉयलेट जाने पर ये जनेऊ को कान पर लपेटते हैं, ऐसे में ये कुछ बोलते नहीं है, गाना तो दूर की बात है। सावधान हो जाओ, देखो समुद्र में तैरता हुआ कोई आ रहा है। ठीक से देखो, कोई आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। पागल है, इतने बड़े समुद्र में तैरने की क्या जरूरत है? अरे ध्यान से देखो, ये तो अपना कैदी सावरकर जैसा लग रहा है। कैदी भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। कैदी भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो, कैदी भाग रहा है, पकड़ो। विशाल विकराल सागर से दो दो हाथ करते हुए सावरकर किनारे जा पहुंचे। उछलकर बंदरगाह की दीवार पर चढ़ गए और दौड़ लगा दी। आनन फानन में सड़क पर पहुंच गए और टैक्सी रोकने का इशारा करने लगे, लेकिन भीगे और बेवस्त्र व्यक्ति को देखकर कोई टैक्सी रुक नहीं रही थी। फ्रांस के एक पुलिस वाले से अपने को बंदी बनाने के लिए कहा, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं समझता था। तभी हाफते हुए दोनों सिपाही वहां पहुंच गए और बंदूक की नोक पर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। सावरकर ने दूसरे की जमीन पर गिरफ्तार करने का विरोध किया, लेकिन सिपाहियों ने एक न सुनी। तभी एक कार आकर रुकी।
जिसमें से उतरकर अय्यर भागते हुए सावरकर की ओर बढ़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना दूसरे दिन दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी। सावरकर को जहाज में ले जाया गया, सांकल डालकर एक पिंजरे में डाल दिया गया। सायरन बजाकर जहाज भारत की ओर बढ़ चला। भारत पहुंचकर सावरकर को नासिक के कारागृह में ले जाया गया। केस शुरू हुआ, फिर पूना के यरवदा कारागृह में रखा गया और बाद में बंबई के डोंगरी कारागृह में रखा गया। आज अदालत का फैसला आना है। माय लॉर्ड, विनायक दामोदर सावरकर पुत्र दामोदर पंत सावरकर पर मुख्य रूप से 2 आरोप हैं। पहला आरोप राजद्रोह का है और दूसरा आरोप भड़काऊ साहित्य का लेखन और शस्त्र संग्रह करके लोगों को युद्ध करने के लिए उकसाना। मिस्टर सावरकर के कार्यकलाप आरंभ से ही संदिग्ध और राजसत्ता के विरुद्ध थे। पहले मित्र मंडल, फिर अभिनव भारत का गठन, विदेशी कपड़ों को जलाना, विवादित साहित्य की रचना, हथियार भेजकर लोगों को हत्या के लिए उकसाना जैसे संगीन आरोप हैं जो गवाहों के द्वारा साबित हो चुके हैं। राजद्रोह के आरोप में मिस्टर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अब दूसरे आरोप पर विचार किया जाना है। That's all, my lord. माय लॉर्ड, मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि विनायक दामोदर का केस इंटरनेशनल कोर्ट में अंडर ट्रायल है। उसका निर्णय आने तक इस केस की सुनवाई को स्थगित किया जाए। दूसरा अनुरोध है कि सावरकर के आरोप की जांच और उनके साथ के अन्य 38 आरोपियों की जांच एक साथ न की जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। श्रीमान, मैं सरकारी गवाह हूं। मैं एक बार सावरकर को ठीक से देखना चाहता हूं। काश विनायक दामोदर सावरकर मेरा बेटा होता, मैं धन्य हो जाता। ईश्वर, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये क्या हो रहा है? इन्हें बाहर ले जाओ। मिस्टर सावरकर, आप पर व्यक्तिगत रूप से 2 आरोप हैं। आपने राजसत्ता के खिलाफ विद्रोह की पुकार कर कुछ अधिकारियों की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया और विवादित लेखन से समाज को विद्रोह के लिए उकसाया। शस्त्र संग्रह कर सम्राट के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया। पहले आरोप के लिए आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। दूसरे आरोप के लिए आपको अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट अनुमति देता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? महोदय, पूर्ववत मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं इस कोर्ट की कार्रवाई का भागीदार नहीं बनना चाहता। दरअसल मेरा केस आपके कार्यक्षेत्र में है ही नहीं। ब्रिटिश सरकार मुझे एक स्वतंत्र विदेशी राष्ट्र से भगा कर लाई है। फ्रांस मेरी रक्षा करे, ऐसी मेरी मांग है। मेरे विरुद्ध सारे आरोप और साक्ष्य आरोपित और मनगढ़ंत हैं। अब रही लेखन की बात, तो क्या स्वाधीनता सेनानी जोसेफ मैजेनी का जीवन व्रत असत्य है? 1857 का स्वातंत्र्य समर, जिसके दस्तावेज लंदन के इंडिया ऑफिस में संरक्षित है, क्या असत्य है? विदेशी इतिहासकारों को विदेशी आदमी औरतों की हत्या निर्मम और अमानवीय लगती है, लेकिन हिंदुस्तान के गांव को जला देना, पूरे गांव के लोगों को पेड़ पर लटकाकर सामूहिक फांसी देना निर्मम और अमानवीय नहीं लगता? एक भारतीय होने के नाते मुझे यह निर्मम और अमानवीय लगता है। हाँ, जो सच था मैंने वही लिखा। रही बात शस्त्र की, तो मेरे पास से एक भी शस्त्र बरामद नहीं हुआ है। स्वतंत्रता की मांग करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपकी दृष्टि में अगर ये अपराध है तो अपराध ही सही। विनायक दामोदर सावरकर भारत का एक क्रांतिकारी है। भारत माँ को जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक क्रांतिकारी ही रहेगा। इस बात को मैं गर्व से कहता हूँ।
ये कोर्ट आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। दोनों आरोपों के लिए विनायक दामोदर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। धन्यवाद। 2 आरोपों के लिए 2 आजीवन कारावास। इसका आशय यह है कि आपको भी हिंदुओं के पुनर्जन्म में विश्वास है। 2 आजीवन कारावास का मतलब 50 वर्ष की सजा। 1 आजीवन कारावास की सजा भोगते हुए अगर मेरा अंत हो जाता है तो दूसरी सजा भुगतने के लिए मुझे पुनः इस पावन भारत भूमि पर जन्म लेना होगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। वंदे मातरम। चिंता मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। माता की कृपा से आप जरूर मुक्त होंगे। यमुना, तुम्हारा धैर्य देखकर अच्छा लगा। घोंसला बनाना, बच्चे पैदा करना तो कोई कबूतर भी करते हैं। इंसान के रूप में इस देश और समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। मुझे अपना कर्तव्य करने दो, तुम अपना कर्तव्य मत भूलना। सावरकर को काला पानी यानी अंडमान की सेल्यूलर जेल ले जाने के लिए बंबई के भायखला कारागृह से मद्रास बंदरगाह ले जाया। खबर फैल जाने के कारण गांव शहर के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए रेल मार्ग के स्टेशनों पर भरे पड़े थे। मद्रास बंदरगाह पर महाराजा जहाज तैयार खड़ा था। सावरकर के हाथ पैरों में मन भर की बेड़ियां झूल रही थी। जहाज पर चढ़ने से पहले सावरकर ने भारत भूमि के रज कण को झुककर माथे से लगाया, मुड़कर अपनी भूमि को जी भरकर निहारा और जहाज पर चढ़ गए। उस जहाज के एक पिंजरे में सावरकर को डाल दिया गया, जो कैदियों के लिए बने खुले शौचालय के पास दुर्गंध से भरा हुआ था। श्वास की बीमारी होने के कारण वहां सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। 4 जुलाई 1911 को बदनाम सेल्यूलर जेल का मृत्यु द्वार खुला और 2 आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए सावरकर को उसने डाल दिया। सेल्यूलर जेल को कुछ कैदी वहां के खूंखार बंदीपाल बारी के नाम से बारी की जेल कहकर पुकारते थे। खड़े हो जाओ। क्यों? बारिश आ रहे हैं तो आने दो। अरे खड़े हो जाओ। मार्शलिस में भाग जाने का प्रयत्न करने वाले शायद तुम ही हो। शायद नहीं, मैं ही हूं, विनायक दामोदर सावरकर। तुमने ऐसा क्यों किया? जेल का नारकीय जीवन भला कौन जीना चाहेगा? फिर जेल जाने वाला काम ही क्यों किया? जेल से बचने वाला काम भी तो मैंने किया। मिस्टर सावरकर, बेमतलब खून बहाने से कुछ नहीं होगा। मिस्टर बारी, ये किसने कहा कि मैं खून बहाना चाहता हूं? मैं देश की स्वतंत्रता चाहता हूं। ऐसा सपना क्यों देखते हो? क्योंकि सपने साकार भी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि 2 आजीवन कारावास यानी 50 वर्ष तक तुम जीवित रहोगे? आपको क्या लगता है कि भारत में 50 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहेगा? ये काला पानी है, काला पानी। इस जेल के चारों ओर घना जंगल है, जो खूंखार जंगली जानवरों और खतरनाक पक्षीवासियों से भरा पड़ा है। यहाँ से भागने का दुस्साहस करोगे तो सब तुम्हें ककड़ी की तरह चबा जाएंगे। परेशान ना हो, लंदन जाने से पहले अंडमान के बारे में मैंने खूब पढ़ा है। मुझे पता है कि पोर्ट ब्लेयर मार्शलिस्ट नहीं है। गुड। तुमसे मिलने के लिए कल मेरी बेटी आई। देखना चाहती है कि वो कौन है जिसने सारी सुरक्षा को चकमा देकर सागर में छलांग लगा दी। कौन है वो?
जिसने बैरिस्टर की डिग्री लेने से मना कर दिया? कौन है जिसको 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई है? आजकल के बच्चे पागल होते हैं। ऐसे समझदार पागल से मिलकर मुझे खुशी होगी। बड़े बाबू, आप यहाँ आगे आ जाओ। आपके भाई गणेश राव अभी यहीं से जाएंगे। मिल लेना, बात मत करना, यहाँ बात करना मना है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। तात्या, तुम यहाँ? हाँ, सोचा बाबा अकेले, चलकर उनका साथ देता हूँ। तात्या, तूने ये क्या किया? बाहर का काम कौन देखेगा? इसीलिए तो ईश्वर ने 3 भाई दिए। बाला है ना बाहर, अपना बाला नारायण राव। तुम दोनों यहाँ बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि बात करने की मनाही है? नहीं, हम बात नहीं कर रहे थे। अरे, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके तेल जमा कराओ। जा, भागकर बारी साहब को बुला कर ला। बारी साहब को आने दो, अभी बताता हूँ। सुअर की औलाद बात कर रहा था। ए पठान के बच्चे, तमीज से बात कर, वरना नारियल की तरह मुंगरी से तेरा भी सर फोड़ दूंगा। ये मत भूलो कि तुम भी एक मामूली बंदी हो। बॉर्डर का काम मिलने का मतलब ये नहीं कि तुम लाट साहब हो गए हो। तुम्हारी तरह वो चोर डाकू नहीं है, राजबंदी है, राजबंदी। क्या हुआ साहब? बंदी गणेश राव इनसे बात कर रहा था। कौन गणेश राव? गणेश राव सावरकर? उसको इनके बारे में किसने बताया? साहब, वो हिंदुस्तानी बॉर्डर है ना, जरूर उसी का काम होगा। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। इन दोनों को बेड़ियां डालकर उल्टा लटका दो और कल से इनको 14 दिन के लिए कोल्हू में जोतो। रोज 30 पौंड तेल निकालना होगा, सारी क्रांति भूल जाएंगे। काले पानी का ये कारावास, जहां दिन रात मौत का तांडव चलता है। दृश्य ऐसा कि देख नहीं सकते, यातना ऐसी कि सुनकर दिल दहल जाए। ऐसे में भी मैंने लेखन कार्य जारी रखा। बंबई के डोंगरी कारावास में मैंने श्रेष्ठ बलिदानी गुरु गोविंद सिंह पर महाकाव्य लिखा। सेल्यूलर जेल की 7 नंबर चाली की कोठरी में कमला काव्य लिखा। पहले कील से पत्थर की दीवार पर लिखता, फिर कोल्हू चलाते समय उसको याद करता, याद हो जाने पर फिर आगे लिखता। तेल कोठार का लेखपाल नियुक्त होने पर कागज उपलब्ध हो गया। फिर तो कमला के साथ साथ गोमांतक और अन्य कविताएं लिखने में व्यस्त हो गया। एक दिन यहाँ जेल में बाला के साथ यमुना मिलने के लिए आई। अगल बगल में सीटों में रखकर मुझे और बाबा को परिवार से मिलवाया गया। एक तरफ सालों बाद परिवार से मिलने का सुख था, तो दूसरी तरफ अपार दुख हुआ जब पता चला कि यीशु भाभी अब इस संसार में नहीं रही। बाला ने बताया कि जब से अखबारों में खबर छपी है कि सावरकर बंधुओं को बैलों की तरह कोल्हू में जोता जाता है, लोग उद्विग्न हैं, सरकार से रिहाई की मांग कर रहे हैं। उल्लासकर दत्त पागल हो चुका है। 8 दिन उसको उल्टा लटकाया गया। कोल्हू न खींचने पर कोल्हू में बांधकर घसीटा गया। अंत में विद्युत पेटी पहनाकर रात भर बिजली के झटके दिए गए। बंदीपाल बारी साहब को अभी भी लगता है उल्लास कर पागलपन का ढोंग कर रहा है। बड़े बाबू, इंदु भूषण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हे प्रभु, उल्लासकर, इंदु भूषण सब राजबंदी है। बारी के इशारे पर खान और पठान वार्डरों ने लाठी डंडों से इंदु भूषण को बहुत पीटा। अंत में हार कर इंदु भूषण ने प्राण दे दिया। बड़े बाबू, मेरी जान बचा लो। आज पठान ने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा? आज मैंने किसी को सलाम की जगह राम राम कह दिया। पठान ने सुन लिया और बहुत मारा। उस्मान, मुसलमान होकर तुमने राम राम क्यों कहा? बड़े बाबू, मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ। मेरा नाम हरिगोपाल है। एक दिन पठान ने मुझे चना खिलाकर हरिगोपाल से उस्मान बना दिया था। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब पठान का चना अधिक शक्तिशाली है,
जिसने तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया। ठीक है, कल तुम्हारा शुद्धिकरण करूंगा। अब हिंदू राम राम ही कहेंगे। पर लोग मुझे अपने साथ बैठकर खाने नहीं देंगे। कोई नहीं, तुम मेरे साथ खाना खाना। मैंने जब से कचरा उठाने और फेंकने का काम शुरू किया है, सब मुझे जमादार सावरकर कहते हैं। जाओ, और सुनो, अपने धर्म को कभी भी कमजोर मत समझना। यहाँ इस जेल में कई बार मुझे मिथ्या आरोपों में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। कभी मेरी कोठरी में चाकू रखकर, कभी झूठा पत्र दिखाकर, तो कभी मेरी कोठरी के सीखचों को काटकर, और कई बार तो मेरे स्वाभिमान को तोड़ने के लिए अपने पालतू लोगों से अभद्र गालियां दिलवाकर। सावरकर, तुम आत्महत्या कब कर रहे हो? आपके बाद। मुझे पता है कि जेल में हड़ताल और सारी अनुशासनहीनता तुम्हारे सिखाने पर हो रही है। लोग काम करने से मना कर रहे हैं। बंगाल की नानी गोपाल ने नहाना धोना, खाना पीना सब छोड़ रखा है। समझाओ, वरना मर जाएगा। किसी के मरने की चिंता आपको कब से होने लगी? 16-17 साल के उस युवक को कितनी यातना दी जाती है, आपको तो पता ही होगा। क्या 17 साल का लड़का कोलू खींच सकता है? उसका कंबल छीन लिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए। इस ठंड में वो फर्श पर नंगे बदन पड़ा रहता है। साहब, ये परमानंद काम करने से मना कर रहा है। ओ कुत्ते, काम क्यों नहीं कर रहा? साहब, गाली नहीं, मैं कुत्ता नहीं इंसान हूं। इंसान नहीं, तू कुत्ते का पिल्ला है। बारी, राजबंदियों से तमीज से पेश आया करो। मैं 86 का परमानंद हूं, याद रखना। ले जाओ साले को, डंडा बेड़ी डालकर लटका दो। ले जाओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़े बाबू, इसने अन्न जल त्याग दिया है, अब तो बोलता भी नहीं। नानी गोपाल, यहाँ आओ। मुझसे भी बात नहीं करोगे? तुम बंगाल के बहादुर क्रांतिकारी हो। मुझे जब पता चला कि बंगाल का विभाजन रोक दिया गया है तो बहुत खुशी हुई। अभी आगे तुम्हें बहुत कुछ करना है। कुछ करने के लिए जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे जब पता चला कि बहादुर नानी गोपाल ने अन्न जल त्याग दिया है तो मैंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप भूखे मत रहिए, मैं खाऊंगा। मैं भी जा रहा हूं मैं। अब आप कुछ खा लीजिएगा। सावरकर, गृह मंत्री सर केडोक साहब जेल का निरीक्षण करने आए हैं। बारी साहब के साथ अभी इधर ही आ रहे हैं। बारी साहब ने कहा है कि उनके सामने कम बात करना। फिर मुझसे क्यों मिलवा रहे? अपने किसी चमचे से मिलवा दें। तुम लोग हो ना जो उनके इशारे पर तोते की तरह दिन को रात और रात को दिन बोलते हो। सर केडोक साहब ने खुद कहा है कि उन्हें सावरकर से मिलना है। सावरकर, आप माननीय गृह मंत्री हैं। नमस्कार। नमस्कार सावरकर जी, बताइए आपकी क्या शिकायत है? बारी साहब, बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए, मैं कह रहा हूँ। सर, ये बारी साहब की जेल है, इसीलिए मैं बारी साहब से पूछ रहा हूँ। सर, मैं चाहता हूँ कि बंदियों के साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए। यहाँ बंदियों को बैलों की तरह कोलू में जोता जाता है। एक हफ्ते तक उल्टा लटकाया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, हंटर से चमड़ी उधेड़ दी जाती है। दबाव और लालच देकर हिंदू कैदियों को मुसलमान बनाया जाता है। बीमार होने पर इलाज नहीं करवाया जाता। यातना से थक कर बंदी या तो पागल हो जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। सर, बंदियों को मारना ही है तो सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए। यह आजीवन कारावास किस लिए? क्या बंदियों को सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए? अपनी पहल पर हम लोगों ने यहाँ पुस्तकालय शुरू किया है। अशिक्षित बंदियों को शिक्षित कर रहा हूँ। महोदय, हमें सम्मान चाहिए। हम राजबंदी हैं, कोई चोर डाकू नहीं है। सर, ये सब झूठ है। सेलुलर जेल में सब ठीक है। सर, आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए। बारी साहब और मैं यहाँ रुकते हैं। पठान, सर को ले जाओ। समय
सावरकर और उनके बड़े भाई बाबा राव को भारत भेजने का आदेश प्राप्त हुआ। इस समाचार से साथ के बंदी खुश भी थे और दुखी भी कि हमारे नायक, हमारे शुभचिंतक हमसे दूर जा रहे हैं। सावरकर बरी होंगे, यह समाचार पूरे अंडमान में फैल गया। लोग मिलने के लिए आने लगे। सब अपने साथ कुछ न कुछ उपहार लाए। कैदियों की ओर से एक कैदी ने नियम को तोड़ते हुए सावरकर को चंपा के फूलों की माला पहनाई। आखिरकार दोनों भाई जहाज में सवार होकर हिंदुस्तान पहुंच गए। अंत में 14 वर्षों बाद सावरकर को यरवदा जेल से मुक्ति मिली और रत्नागिरी में स्थानाबद्ध कर दिया गया। साथ में यह शर्त रखी गई कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। बंदी साथियों को सावरकर ने सदैव बस एक ही दीक्षा दी, एक देव, एक देश, एक आशा, एक जाति, एक जीव, एक भाषा। जब से यहाँ रत्नागिरी आए हैं, सुबह से शाम तक मिलने वालों का तांता लगा रहता है। मेरे साथ भी यही होता है। तबीयत ठीक ना होने के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक बार भगूर जाने का मन होता है। बालक, अन्ना ने एक बार विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की थी। कलेक्टर से किसी ने इसकी शिकायत कर दी थी। तलाशी होने पर घर में शस्त्र नहीं मिले। मैंने और तात्या ने सारे शस्त्र गांव के कुएं में डाल दिए थे। तात्या कभी भी ऊंच नीच, छूत अछूत नहीं मानता था। इंसान को इंसान मानता था। हम लोग जमींदार थे। कोई ना कोई काश्तकार, मजदूर घर पर आता रहता था। एक बार घर में खाना नहीं बना था। तात्या को भूख लगी थी। अपने मित्र रानू दर्जी के यहाँ गया और खाना खाकर आ गया। यीशु और तात्या की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार नासिक के घर में अभिनव भारत के लोग आने वाले थे। तात्या के दोस्तों का स्वागत करने के लिए यीशु ने चुपचाप अपना कंगन भेज दिया था। तात्या, तात्या, आ जाइए। बाहर घूमने के लिए गए हैं, बस आ ही रहे होंगे। तब तक आप बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, तात्या को समझाने आए हैं। हमारे मंदिरों में अछूतों का प्रवेश नहीं होगा। हमारे मंदिरों में? मगर मंदिर तो भगवान का होता है, जिसका संरक्षण हम ब्राह्मणों के हाथ में है। आप भगवान का संरक्षण करते हैं या भगवान हम सबका संरक्षण करते हैं? वो जो भी है, हम वर्षों पुरानी व्यवस्था का सत्यानाश नहीं करने देंगे। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। जन्म से या कर्म से? दोनों से। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं। और किसे कहते हैं? धर्म पर क्या ब्राह्मणों का एकाधिकार है? नहीं। जिसने भी हिंदू परिवार में जन्म लिया है, उन सबका धर्म पर अधिकार है। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। ऊंच नीच, छूत अछूत का ढकोसला बंद कीजिए। आप लोगों ने ही समाज को दो टुकड़ों में बांट रखा है। अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण आप लोगों ने हिंदू समाज के संगठन को शक्तिहीन और छिन्न भिन्न कर रखा है। कृपा करके आप लोग जाइए, आपका संदेश तात्या को पहुंचा देंगे। और जाते जाते सुनते जाइए। तात्या ने अगर कुछ ठान लिया है तो वो करके रहेगा। चलो, ये सावरकर नहीं अछूत तात्या है। हमारे समाज के शत्रु हमारे अपने ही लोग हैं। धर्म इनका, वेद शास्त्र पुराण इनका और भगवान भी इनके। इनका वर्चस्व बना रहे, बाकी समाज गया भाड़ में। बाबा, अब हम लोग चलें? अरे, तात्या को तो आ जाने दो। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं
उसके दिमाग में 50 चीजें चलती रहती है। अब आकर कारावास से मुक्ति मिली है, कवि हृदय है। कहीं बेटा रत्नागिरी को निहार रहा होगा। यमुना, यहाँ का समाचार देती रहना। जी। आज घूमकर आनंद आ गया। अपने देश में घूमने और देखने के लिए इतना कुछ है कि पूरा जीवन बीत जाए। अरे तुम लोग तो जाने के लिए तैयार बैठे हो। बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, तो चले। बाबा के इलाज का ध्यान रखना। तुम अपना ध्यान रखना और राजनीति से दूर रहना। मैं तो राजनीति से दूर ही रहता हूँ। राजनीति मेरे पास आ जाती है तो मैं क्या करूँ। गांधी जी आए हैं। गांधी जी, आइए। ये मेरी धर्मपत्नी यमुना बाई है। आपने क्यों कष्ट किया? इसमें कष्ट कैसा? आपने जो कष्ट भोगा है उसके सामने मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। इधर आया हुआ था तो सोचा कि अपने वीर सावरकर से भेंट की जाए। कारागार से मुक्ति के लिए आपने पत्र लिखा था, उसके लिए धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल गए होंगे। नहीं नहीं, सब याद है। विजयदशमी के दिन लंदन में मिला था। आपकी ऊर्जा, अपने देश के प्रति प्यार, विभिन्न विषयों पर आपका दृष्टिकोण और आपकी स्पष्टवादिता से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने एक लेख भी लिखा था। यंग इंडिया में छपे आपके लेख को मैंने पढ़ा था। आजकल क्या दिनचर्या है? हिंदू समाज में व्याप्त असमानता और छूत अछूत से बहुत दुखी हूँ। निर्धनता और अमानवीय व्यवहार के कारण समाज का एक वर्ग दूसरा धर्म अपना रहा है। शुद्धिकरण करके उनको अपने साथ जोड़ना है। पुराण मतवादी इस कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। यही हटी और दकियानूस लोग अपने भाइयों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। अपने ही कुछ लोगों की वजह से हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, देश में एकात्म नहीं हो पा रहे हैं। हिंदू समाज ही क्यों? क्योंकि दूसरों पर हमारा आपका जोर नहीं है। उनका नेता कोई हिंदू कभी नहीं हो सकता। आज भी तमाम लोगों को किसी सुल्तान का इंतजार है। इस देश में अनेक धर्म हैं। तो रहे, भारत धर्मनिरपेक्ष है, पर हिंदुस्तान की पहचान हिंदुओं से है। यहाँ सब अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस दूसरों के भी धर्म का सम्मान करें, उसको लुप्त करने का प्रयास ना करें। बार बार इस देश पर आक्रमण करके विदेशियों द्वारा राज किया गया है। संस्कृति को तहस नहस किया गया है। आस्था को चोट पहुंचाई गई है। कोई भी इनकी बात करता ही नहीं है। सब के सब दूसरों के मसीहा बनने की होड़ में है। मुझे आहत और असंगठित हिंदुओं को संगठित करना है। ठीक है, पर यह शुद्धिकरण क्यों? किसी दबाव में, लोभ में या फिर किसी अन्य व्यवस्था के कारण मेरे परिवार का एक सदस्य सुबह घर छोड़कर चला गया था। शाम को परिवार का वो सदस्य अपनी भूल मानकर अगर वापस आना चाहता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अखंड परिवार होगा तभी अखंड देश होगा। हरिजनों के लिए क्या विचार है? हरिजन नहीं, अछूतों के लिए। हरिजन तो हम सब हैं। अछूत शब्द समाज के लिए कलंक है। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए सहभोज का आयोजन करना चाहता हूँ। रत्नागिरी में इनके लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। अन्य मंदिरों में भी इनको प्रवेश दिया जाए। और आप क्या कर रहे हैं? लोगों को चरखा चलाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। हस्तकरघा से स्वदेशी को प्रोत्साहन मिलेगा। लघु कुटीर से लोग आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हमें आत्मरक्षा पर भी बल देना चाहिए। युवकों को सेना में भर्ती होना चाहिए। नहीं, हिंसा में मेरा विश्वास नहीं है। आत्मरक्षा हर व्यक्ति का धर्म है। हिंसक जीव के सामने अहिंसावादी बनना मूर्खता है। कुछ भी हो, अहिंसा हमारा परम धर्म है। गांधी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह आदर्शवादिता व्यवहारिक नहीं है। कल कोई आक्रमणकारी तोप, गोले और सैन्य बल के साथ हमारी सीमा में प्रवेश करेगा तो क्या हम अहिंसावादी उसका सामना चरखे से करेंगे? करेंगे। संभव है कि हमारे सदाचरण से उसके विचार में परिवर्तन आ जाए। ऐसा होता तो किसी भी देश को सेना रखने की आवश्यकता ही नहीं होती। हृदय परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम सामने वाले में हृदय होना चाहिए। गांधी जी,
आप अब साधारण मनुष्य नहीं हैं, जनमानस के लिए महात्मा हैं। धृष्टता कर रहा हूँ कहने की। आपका असहयोग दरअसल अंग्रेजों को सहयोग कर रहा है। उपाधि छोड़ने से सरकार का क्या बिगड़ने वाला है? भारतीय युवकों को सेना का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं। 1857 की क्रांति में यही भारतीय सैनिकों ने अपनी आहुति दी थी। बहुत मतभेद है आपको। पर मनभेद नहीं है, आपके लिए मन में बहुत सम्मान है। चलना चाहिए। आप आए, अच्छा लगा। गांधी जी, मतभेद अपनी जगह है। आपकी और मेरी धारा अलग हो सकती है, अंत में हम एक बिंदु पर तो आकर मिलते ही हैं। उस बिंदु का नाम है आज़ादी। In March 1947, Earl Louis Mountbatten and his wife Edwina arrive in New Delhi. A great-grandson of Queen Victoria and second cousin to George VI, Mountbatten brings a regal presence to the drama of India's independence. As the last viceroy, he bears responsibility for India's fate. 2nd of April, 1947. I have now completed my first week in office. I should like to be able to paint an encouraging picture of my first impressions, but feel it would be misleading if I did so. The scene here is one of unrelieved gloom. At this early stage, I can see little common ground on which to build any agreed solution for the future of India. The only conclusion I have been able to come to is that unless I act quickly, I may well find the real beginnings of a civil war on my hands. Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, and Jawaharlal Nehru of the Indian National Congress concede to divide India. Two nations will be created by partition, a secular India and a new homeland for India's Muslims, Pakistan. Nehru addresses the people of India. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The 15th of August, 1947, the British Empire in India has come to an end. The last viceroy, Louis Mountbatten. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. On the 15th of August came freedom. सावरकर जी, आज आपकी प्रसन्नता देखकर हम सब प्रसन्न हैं। बनर्जी साहब, प्रसन्नता की ही बात है। वर्षों बाद अपना देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा है। आज उन सभी हुतात्माओं को स्मरण करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिवस है। इसीलिए मैंने आज तिरंगे के साथ साथ इस केसरिया ध्वज को भी फहराया है। एक प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है तो दूसरा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। हाँ, आज इस उत्सव का आनंद दोगुना हो जाता अगर सिंध से हिंद महासागर तक अपना अखंड भारत होता। अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। सावरकर जी, आपको कांग्रेस में चले जाना चाहिए था। वहां आप निसंकोच अपने विचार रख सकते थे। ब्रिजेश साहब, मुझ जैसे स्पष्टवादी व्यक्ति को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, एक व्यक्ति को वहां होना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? सुभाष बाबू की। उनको खोजना चाहिए। 22 जून 1940 को जापान जाने से पूर्व यहाँ मुझसे मिलने आए थे। क्या व्यक्तित्व था। सैन्य संगठन और युवाओं को सेना में भर्ती होने वाले मेरे विचार से सहमत थे। सुभाष बाबू का भी मानना था कि बिना शस्त्र क्रांति के स्वतंत्रता संभव नहीं है। एक बात मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि अंग्रेजों ने सुभाष बाबू के भय से भी भारत छोड़ा। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। जय हिंद सुभाष बाबू। आओ गोडसे, आओ। नमस्कार।
क्या मैं सम्मिलित हो सकता हूँ? बिल्कुल, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सोचा कहीं हिंदू महासभा की बैठक न चल रही है। हिंदू महासभा की बैठक में आपके आने की मनाही नहीं है। आपत्ति हो सकती है क्योंकि अब मैं सक्रिय नहीं हूँ। सक्रिय नहीं होने से संबंध नहीं समाप्त हो जाता। लो, पहले मुंह मीठा करो, शिकवा शिकायत बाद में। सावरकर जी, मैं ये मिष्टान स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने हाथों से दे रहे हैं। सच पूछिए तो मैं इस आज़ादी से खुश नहीं। क्या आपने ऐसे ही अखंड भारत का सपना देखा था? क्या आप ऐसी ही आज़ादी चाहते थे? गोडसे, जो होना था वो हो गया, इसमें भला कोई क्या कर सकता है? ब्रजेश, बात ये नहीं है कि कोई क्या कर सकता है। हमें जानने का हक तो है ना कि किसके कारण ये सब हुआ, किसके कारण देश का विभाजन हुआ, किसके कारण हजारों लोगों का खून बहा, किसके कारण हजारों लोग बेघर हो गए। गोडसे, जिस दुख से तुम दुखी हो उस दुख से पूरा हिंदुस्तान दुखी है। लियाकत अली ने जब जिन्ना को लंदन से बुलाया तभी मुझे लग गया था कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। चर्चा थी कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अचानक पता चलता है कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। दो उम्मीदवारों को खुश करने के लिए देश का विभाजन कर दिया गया और देश के लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया गया। गोडसे, विभाजन का जिम्मेदार केवल और केवल गांधी जी को नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्वयं कहा है कि 1934 के बाद पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो उन्होंने राजनीति से संन्यास क्यों नहीं ले लिया? अगर विभाजन मजबूरी थी तो विभाजन के समय हिंदू बहुल क्षेत्रों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? विभाजन की घोषणा से पूर्व नागरिकों के आदान प्रदान और विस्थापन की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की गई? रेल की बोगियों में काट काट कर लाशें भेजी जा रही थी। पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की हत्या की जा रही थी। आप तो राष्ट्रपिता हैं। पिता के लिए सभी पुत्र एक समान होने चाहिए, मगर आपने हमेशा मुसलमानों की बात की। पाकिस्तान के हिंदुओं से आपने कहा कि वहीं मर जाओ, हिंदुस्तान मत आओ, और हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि मुसलमानों को मत छूना। वाह! हैदराबाद के निजाम के अत्याचार के विरुद्ध हिंदुओं ने आंदोलन किया। महात्मा गांधी ने हिंदुओं का साथ न देने के लिए खुलेआम अपील की। चलो, अब तो सब कुछ हो गया ना। सावरकर जी, हो गया नहीं, अभी बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान को एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई और हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वहां धर्म की आड़ में दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार किया जाएगा और यहां धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाएगा। गोडसे, इस तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं है। वर्षों से हिंदू संघर्ष करते रहे हैं, अपने हित के लिए आगे भी संघर्ष कर सकते हैं। लोगों ने तोड़ना चाहा, हम टूटे नहीं। लोगों ने मिटाना चाहा, हम मिटे नहीं। सच ये है कि हमें मिटाने वाले ही मिट गए। इस समय तुम बहुत क्रोध में हो। आज देश की स्वतंत्रता का प्रथम उत्सव है, इसका आनंद लो। चलना चाहूंगा। यशस्वी हो। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। उस हत्या में सावरकर का नाम भी जोड़ा गया। गोडसे के इस घृणित कार्य से सारा हिंदू समाज हिंदू राष्ट्रवाद के विरुद्ध हो गया। मुकदमा चला और सावरकर उस आरोप से दोष मुक्त हो गए। न्यायाधीश आत्माचरण ने अपने फैसले में यह निर्देश भी दिया कि विनायक दामोदर सावरकर का नाम इस अपराध में क्यों और कैसे घसीटा गया, इसकी जांच की जाए। नाथूराम गोडसे ने अच्छा नहीं किया। वैचारिक मतभेद को व्यक्तिगत मतभेद का रूप देना ठीक नहीं। मैं भी गांधी जी से अनेक बिंदुओं पर सहमत नहीं था, लेकिन लंदन से लेकर हिंदुस्तान तक उनके सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं आने दी। वे भी मुझे बहुत स्नेह करते थे। जो व्यक्ति जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चला और दूसरों को भी अहिंसा के लिए प्रेरित किया, उसी की हत्या कर दी गई। गोडसे ने सिर्फ गांधी जी की शारीरिक हत्या नहीं की, बल्कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक हत्या की है।
मेरे संघर्ष की हत्या की है, मेरे सम्मान की हत्या की है। अक्षम्य अपराध किया है गोडसे ने। न्यायाधीश आत्माचरण ने आपको आरोप से मुक्त कर दिया है। साथ ही गांधी जी की हत्या में आपका नाम घसीटने के पीछे किसका हाथ है, इसकी छानबीन का भी आदेश दिया है। ये पता करना अत्यंत आवश्यक है कि आप पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति किसके द्वारा दी गई। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने सरकारी जांच की मांग की है और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी मांग की है। क्या होगा ये सब करने से? मुझे मेरी प्रतिष्ठा वापस मिल जाएगी। 1000 बार मैंने कहा कि मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं पद लोलुप नहीं हूं। देश की स्वतंत्रता ही मेरी चाह थी और स्वतंत्रता ही मेरा लक्ष्य था। हजारों लोगों के बलिदान से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी में मैं आनंदित हूँ। मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए। मत दीजिए मुझे कोई श्रेय। कम से कम अपमानित तो मत कीजिए। कभी कभी मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि क्या वाकई हम स्वतंत्र हुए? डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर जाना चाहते थे, उनको स्वीकृति नहीं दी गई। अपने देश में कहीं जाने पर प्रतिबंध, वो फिर भी गए और उनका अंत हो गया। ये एक सोची समझी हत्या है। सावरकर जी, जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। आप गलत कह रहे हैं। जनता वो देख रही है जो हम दिखा रहे हैं, वो समझ रही है जो हम समझाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने भी यही किया, कभी भी सही तस्वीर को पेश ही नहीं किया। इतिहास में भी वही लिखा गया जो उन्होंने चाहा। अब यहाँ भी वही होगा। भविष्य में लोगों को आधा अधूरा स्वनिर्मित इतिहास ही पढ़ने को मिलेगा जो सत्य से परे होगा। सावरकर जी, आपके दुख को हम समझते हैं। इस अंधेरे के बाद उजाला होगा। हमें उस उजाले की प्रतीक्षा है। बहुत हुआ। सच कहूं तो अब मुझे मृत्यु की प्रतीक्षा है। चिंता मत कीजिए, मृत्यु भी इतनी जल्दी मुझ पर कृपा करने वाली नहीं है। सेल्युलर जेल में कितनी ही बार मृत्यु देवी आई और हालचाल पूछकर चली गई। प्रणाम। समय बीतते देर नहीं लगती, सब कुछ कल की बात लगती है। आई बचपन में शिवाजी और महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाया करती थी। उनकी सीख से प्रेरित होकर बचपन में कुल देवी के सम्मुख मैंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए शपथ ली थी। अन्ना ने शस्त्र पूजा का संस्कार डाला। विदेशी धरती पर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के संघर्ष के बीच हिंदुस्तान लाकर मुझ पर मुकदमा चलाया गया। 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाकर मुझे काला पानी भेज दिया गया और मैं बन गया कैदी नंबर 32,778। कैद का वर्ष 1910 और छूटने का वर्ष 1960। जेल की यातना सहते सहते दोनों भाई टीबी से ग्रसित हो गए। मुझे श्वास की बीमारी पहले से ही थी। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का संघर्ष करते समय देखा राजबंदियों को माफी दी जाती थी और सैकड़ों की संख्या में लोगों को मुक्त किया जाता था, लेकिन हर बार उस सूची में मेरा नाम नहीं होता था। अन्य कैदियों को समय के साथ जो सुविधाएं, जो रियायत मिलती थी, मुझे वो भी नहीं दी जाती थी। यरवदा जेल से मुक्ति के समय अन्य राजबंदियों की तरह मुझसे भी एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करवाया गया था। मैंने उसकी भाषा पर आपत्ति जताई तो पर्यवेक्षक ने कहा, क्यों बना बनाया काम बिगाड़ रहे हैं? ऊपर से आपको मुक्त करने का निर्देश है। ये सब खाना पूर्ति है। साइन कीजिए और यहाँ से जाइए। मेरे शुभ चिंतक उसी को मेरा माफीनामा कहते हैं। 3 की जगह हम 7 भाई भी होते तो सब के सब देश के लिए जीते। 27 साल बाद मैं मुक्त हुआ, विभाजित होकर देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन मैं ऐसी स्वतंत्रता का सपना मैंने नहीं देखा था। जो लोग फांसी पर झूल गए उनके लिए अच्छा रहा। काश मुझे भी आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा मिली होती। कम से कम ये दिन देखने को ना मिलता। हे मृत्यु देवी, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो देवी, कृपा करो। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं।
काले पानी का काल रूप पीकर काल के कराल कुओं को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ और आज भी जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। और कल्पनीय और विश्वसनीय और कभी न भूलने वाला। तो आपने जिस तरह से किरदारों को देखा, उनके जीवंत अभिनय को देखा, तो एक ये जो किरदार हैं सारे पार्श्वध्वनि में कुछ कह रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कृपया शांति से सुनिए। जो इस नाटक में उन्होंने मेहनत की है, तो कोई किरदार है जो पार्श्वध्वनि से आपसे बात करेगा। अभी आप देख रहे थे नाटक काल पुरुष, क्रांतिकारी वीर सावरकर। आइए आपका पात्रों से परिचय करा देते हैं। मंच पर थे विनायक दामोदर सावरकर के रूप में डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा, यमुना बाई, मोनिका भार्गव सिंह, राव कृष्ण पांगे और नाथुराम गोडसे, आधार शर्मा, नरसोपत केलकर व पठान, देवेंद्र सिंह शेखावत, शिवराम अंग्रेज सिपाही व नानी गोपाल, प्रकाश चंद्र सैनी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व पैसे, संजय व्यास, गणेश राव बाबा, दिलीप सिंह, नारायण राव बाला, देवांश गोधा, यशोदाबाई, सुरुचि शर्मा, जोसेफ बबिस्ता व सर पिट्रॉक, लक्ष्य सिंह, निरंजन व हरिगोपाल, घनश्याम प्रजापति, बापट व हिंदू बॉर्डर, नितेश कुमार, अय्यर, इंद्रभूषण व बनर्जी, मनीष शर्मा, अंग्रेज सिपाही, उलासकर व भास्कर, अंकित सिंह, जॉर्डन व परमानंद, योगेश माथुर, बंदीपाल, बाली व ब्रिजेश, हिंदू महासभा के सदस्य कृष्ण शर्मा, गांधी जी व बूढ़ा व्यक्ति भूषण शर्मा, आशुतोष, शिवम सोनी, ब्राह्मण 1 यश शर्मा, ब्राह्मण 2 देवांश सोनी। आइए मंच परे आपका परिचय करा दे। प्रकाश परिकल्पना पवन शर्मा, चित्र निर्माण संयोजक संदीप सुमेंद्र, चित्रकार सावित्री शर्मा, वॉइस ओवर गौरव शर्मा, वीडियो संपादन अंकित जैन, वीडियो संचालन आधार शर्मा, कृष्ण शर्मा, प्रकाश चंद्र सैनी, वस्त्र निर्माण मनसुख लाल, रूप सज्जा संजय सैन, सामग्री तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। सामग्री देवेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, नितेश कुमार, अंकित सिंह, सहायक निर्देशिका हिना केसवानी, सह निर्देशिका मैं मोनिका भार्गव सिंह, लेखक जयवर्धन। और इस नाटक की परिकल्पना व निर्देशन किया है डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा। और इसके साथ साथ हम आभार देना चाहते हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ग्रैमी अवार्ड पद्म भूषण पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी, मोहन वीणा वादक, श्रीमान सीपी जोशी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान, श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर सतीश पूनिया जी, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष भाजपा राजस्थान, श्रीमान अजय पाल सिंह,
माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा राजस्थान श्रीमान श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान, संस्कृति व पर्यटन प्रकोष्ठ भाजपा राजस्थान, श्रीमान रविंद्र साठे जी, राष्ट्रीय सचिव सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान, श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, सर्वविख्यात राष्ट्रवादी विचारक, श्रीमती विजया पारिक जी, अध्यक्षा सनातन वैदिक संस्कार ट्रस्ट, श्रीमान राघव गर्ग जी, सचिव सनातन वैदिक संस्कार ट्रस्ट, बिरला सभागार जयपुर, एक्टर्स अकेडमी ऑफ राजस्थान, अभिनय भारती नाट्य संस्था जयपुर, टीवी व न्यूज़पेपर प्रेस मीडिया, आप सभी सुधी दर्शक। और प्रस्तुति थी ये एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान की, और मैं मोनिका भार्गव सिंह आप सभी से इजाजत लेती हूँ। नमस्कार सर। एक अनुरोध है डॉक्टर चतुर्वेदी जी की तरफ से। डॉक्टर शालिनी जी, विजया जी, राघव जी, कृपया आप भी मंच पर आए। और मनीष जी पारिक सर कृपया मंच पर आए। और आदरणीय रविंद्र साठे साहब, अगर आप यहाँ पर मंच पर आए तो वाकई में सभी कलाकारों का हौसला बढ़ेगा और ये जो अविस्मरणीय पल है ये एक अच्छी सुनहरी याद के रूप में, एक चित्र के रूप में हमेशा के लिए मैं राघव गर्ग जी से अनुरोध करता हूं कि इस टीम के इस जो अविस्मरणीय क्षण हमने देखा उसके निर्देशक रीढ़ की हड्डी डॉक्टर चतुर्वेदी भाड़ा को उनकी पूरी टीम के लिए स्मृति चिन्ह देकर भी इस पल को याद रखें हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीतिक विरासत को संजोए हुए जयपुर के और राजस्थान के जन जन के प्रिय अभिमन्यु सिंह जी राजवी भी हमारे बीच में हैं। कृपया जोरदार ताली से उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने अपने स्थान पर जाएं। और जिस तरह से ये दृश्य देखा आपने तो एक पंक्तियां याद आ रही है वीर सावरकर जी की कि वो पूछ रहे हैं, रे मृत्यु डर जाऊं क्यों तुझसे, तू स्वयं मुझसे डरी है, मैं तुझसे नहीं। काले पानी का काल कूट पीकर काल के कराल स्तंभ को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूं और आज भी जीवित हूं। हारी तू मृत्यु है, मैं नहीं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का काल कूट पीकर काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूं और फिर भी मैं जीवित हूं। हारी है मृत्यु, मैं नहीं। ऐसे वीर सावरकर जी को बारंबार प्रणाम।